एक्चुअली में कोई पार्ट जो डेफिशिएंट है उसको वी हैव टू रीबिल्ड एंड वी हैव टू मोल्ड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू दैट पर्टिकुलर एरिया. इसलिए द वर्ड प्लास्टिक सर्जरी इज कम. देयर इज नो प्लास्टिक बीइंग यूज्ड हियर. क्वेरीज बहुत आती हैं प्लास्टिक सर्जरी की. ऐसा नहीं है कि वो केवल मीडिया पर्सन पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है. कॉमन पीपल ऑल्सो हैव अवेयरनेस ऑफ इट. बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी के पीछे मैडनेस का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए. इम्पॉर्टेंस हमेशा हेल्दी रहने पे होनी चाहिए. उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी चीज़ को इम्प्रूव करिए, बट बहुत अनड्यू एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए. आप सब ने सुना हो तो माइकल जैक्सन बहुत गोरा होने की वो इच्छा रखता था. उसने जो भी प्रोसीजर कराए, बट ही सफर्ड फ्रॉम मल्टीपल स्किन कैंसर्स. बहुत सारे स्किन कैंसर्स उसमें से निकाले गए थे बॉडी में. मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में कभी भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए. उस एक चेहरे में आबाद थे न जाने कितने चेहरे. मैंने उस शख्स में न जाने कितनों को देखा. चेहरा जो कि किसी भी व्यक्ति का दर्पण होता है, आईना होता है. वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. चेहरे को लेकर हर कोई कंसर्न होता है, और इसके बाद चेहरा हो, रंगत हो या फिर आकार हो, इसी को लेकर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी. प्लास्टिक सर्जरी को लेकर इस पूरी दुनिया में कई सारी भ्रांतियां भी हैं. कई सारे लोग इसके प्राइस को लेकर आशंकित भी रहते हैं और आश्चर्यचकित भी रहते हैं. एक उत्सुकता भी रहती है कि भाई जो ऊपर वाले ने दिया है, क्या मैं उससे कुछ छेड़छाड़ कर सकता हूँ अगर नहीं पसंद आ रहा है तो प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े हुए तमाम मिथ्स, उसके बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी का ये पैकेज लेकर हम आए हैं आज आपके सामने, जो कि विशेष एपिसोड है स्पॉटलाइट का. और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, डॉक्टर सुनीता कौशिक जी, जो कि आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगी और आपके सामने प्लास्टिक सर्जरी की पूरी ABCD खोल कर रख देंगी. तो पहले तो मैम बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. मैम, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोगों में एक जागरूकता की कमी भी है. कई सारे लोग तो बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स का लैक है, कमी है. तो पहले आप शुरू से बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी आखिर होती क्या है. अगर हम प्लास्टिक शब्द की बात करें तो प्लास्टिक शब्द एक्चुअली हैज़ कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज प्लास्टिकोस, जिसका की मीनिंग है कि टू रिफॉर्म और टू बिल्ड. तो एक्चुअली में कोई पार्ट जो डेफिशिएंट है उसको वी हैव टू रीबिल्ड एंड वी हैव टू मोल्ड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू दैट पर्टिकुलर एरिया. इसलिए द वर्ड प्लास्टिक सर्जरी इज कम. देयर इज नो प्लास्टिक बीइंग यूज्ड हियर. एंड सब यही समझते हैं, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि चेहरा बदल दिया एंड जो भगवान ने दिया है उसको बदल दिया. ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है प्योरली, which is a very small branch of plastic surgery. But plastic surgery को अगर हम कहें कि ये पूरा फील्ड बना हुआ है रिकंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट पे. अब रिकंस्ट्रक्ट कहाँ करेंगे? जहाँ कोई कमी होगी. कमी दो जगह हो सकते हैं, या तो जन्म से होगी या कोई एक्वायर्ड कमी होगी. तो जो जन्म के डिफेक्ट होते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, सबसे वो होता है कॉमन जो देखने में मिलता है. कुछ बच्चों के हाथ या पाँव में कमी होती है. तो उस तरह के डिफेक्ट्स को बनाना या उनकी कमी को दूर करना. और एक्वायर्ड डिफेक्ट्स में आता है कि किसी एक्सीडेंट के बाद कोई पार्ट मिसिंग है, ट्यूमर रिकंस्ट्रक्शन के ट्यूमर के कारण हमने निकाल दिया, या किसी भी चोट के कारण, जैसे जलने के बाद डिफॉर्मिटी हो जाती है, उन्हें दोबारा बनाते हैं. तो मेजर काम इज रिकंस्ट्रक्शन, बट कॉस्मेटिक इज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो भी हम बनाना चाहते हैं उसे सुंदर तो देखना ही चाहते हैं. मैम, जैसा कि आपने भी बताया कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर हम इसमें प्लास्टिक क्यों जोड़ते हैं? और प्लस इसके कॉस्ट को लेकर जो एक होता है कि अगर आपके पास लाखों रुपए हैं तो ही हो सकती है, तो इन सब मैंने आपको तो यही बताया कि आपने शायद प्लास्टिक का मतलब सिनोनिमस ले लिया कॉस्मेटिक सर्जरी से. कॉस्मेटिक सर्जरी में जो ऑलरेडी एक नॉर्मल चीज़ है उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं. जैसे आपकी नाक मेरे को देखने में ठीक लग रही है, बट आप मेरे को कहते हो कि नहीं, मुझे तो ऊंची चाहिए या छोटी चाहिए या पतली चाहिए. तो दैट इज प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी. उसमें कोई फंक्शनल लॉस नहीं था. बट प्लास्टिक सर्जरी का 80% पार्ट तो जहाँ पे फंक्शनल लॉस है
या स्ट्रक्चरल लॉस है किसी चीज़ का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में आता है। मैम एक चीज़ है, जब भी आपने कॉस्मेटिक सर्जरी की बात की तो मोस्टली हम ज़्यादा तो लोग नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के हवाले से ये खबरें आती है कि इन्होंने अपना प्लास्टिक सर्जरी करा लिया, किसी ने अपने लिप्स चेंज कराए, किसी ने अपने नोज चेंज कराए। तो ये इसका प्रोसेस कैसे होता है और कैसे, जैसे जस्ट लाइक किसी के नोज, जैसे अभी आपने भी बताया कि किसी को लगता है कि यार मेरी नोज ठीक नहीं लग रही, इसको मुझे एडिट करना चाहिए या फिर जैसे सर्जरी करानी चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है? देखो, कई तो बहुत छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अगर लिप को आपको ज़्यादा बड़ा दिखाना है, एनहांस करना है, वो प्रोसीजर तो लोकल में हो जाते हैं, मतलब कि ओपीडी प्रोसीजर्स होते हैं, आप आए, कराया एंड यू कैन गो बैक। जहाँ तक नोज की बात है या कोई और वाइटल स्ट्रक्चर की बात है, तो वो सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया होती है। उसमें पेशेंट को किसी भी ऑपरेशन की तरह तैयार किया जाता है और पेशेंट को समझाया जाता है कि आपकी बाद में नोज कैसी बनेगी, और उसके बाद उसको प्रॉपर वो सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट एक दिन हॉस्पिटल में रहता भी है, और उसका रिजल्ट आते आते भी टाइम लगता है। कभी ऐसा भी नहीं होता कि अगर किसी ने नाक पतली चाहिए लेकिन मोटी ही रहेगी, ऐसे सिचुएशन, क्योंकि कभी कभी कई ऐसे हमने हीरोइंस के देखे हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई लेकिन जो ऐसा कराना चाहता तो वो और भद्दा दिखने लगा। ये हो सकता है, दिस देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन एवरी सर्जरी, बट मोस्टली इसको इतना सेफ बना के हम चलते हैं कि एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, खराब ना हो। बट फिर भी ये कहूँ कि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती तो वो गलत है। पॉसिबिलिटी तो होती है कि गलत हो भी सकता जैसे इसकी कॉस्टिंग क्या आती है, जैसे अगर किसी को लिप्स करानी है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी है? नहीं, ये बहुत वेरिएबल होता है। जैसे अब बर्न की रिकंस्ट्रक्शंस होती हैं, है ना, वो एक रूटीन सर्जरी की तरह होती है, बट कॉस्मेटिक सर्जरी इज समथिंग जो कि पेशेंट की वांट होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वांट की तो कीमत वांट की होती है ना, रिक्वायरमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल की होती है, रिक्वायरमेंट सोसाइटी की होती है, तो उस हिसाब से बाकी चीज़ों की कॉस्ट को वेरी किया जा सकता है। बट जहाँ पे वांट आ जाता है ना कि आदमी के अपने ही दिमाग में है, तो फिर उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली जैसे मैंने अभी फिल्म सेलिब्रिटीज़ वगैरह का ट्रीट किया, क्या जैसे आपकी लाइफ में कभी ऐसे नॉर्मल पीपल्स आए हैं कि वो आए हो कि नहीं मुझे कराना है? बहुत होता है, ऐसा नहीं है। हमारी फील्ड को पॉपुलराइज जरूर सेलिब्रिटी ने हम अगर अपने आसपास देखें तो मुझे लगता है कि मेरे जानने में जैसे कोई है ही नहीं जिसने प्लास्टिक कोई बताता नहीं सब ये कहते हैं, जैसे कोई पतला हो जाता है लाइपोसक्शन करा के, तो वो ये कहेगा कि जी मैं तो एक्सरसाइज करके पतला हुआ, वो ये बताएगा ही नहीं कि मैंने सर्जरी से कराया। प्लास्टिक सर्जरी में ये भी है कि इंसान पतला भी हो जाता है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें इनफैक्ट कई तरह के प्रोसीजर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके वेट का। जो लाइपोसक्शन होता है वो जो लोकल कलेक्शंस होते हैं फैट के, जैसे कुछ लोगों के हाथ ही पर्टिकुलरली मोटे हैं या टांगें ही पर्टिकुलरली मोटी हैं, या लेडीज़ में पेट पे ज़्यादा फैट आया हुआ है, तो उसको आप लाइपोसक्शन करके एक एरिया को कम कर सकते हैं। लाइपोसक्शन पूरे बॉडी वेट लॉस के लिए नहीं होता, शेपिंग अप के लिए होता है। तो वो चीज़ होती है, तो उसमें कोई नहीं बताता। सेलिब्रिटीज़ भी का आप सुन लेते हैं क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं, हॉस्पिटल में आते जाते दिखते हैं, ये तो कोई नहीं बताता कि मैंने ये सर्जरी कराई। मेरा क्वेश्चन है मैम, प्लास्टिक सर्जरी कितना ड्यूरेबल होता है? मतलब जैसे अगर एक बार ही हमने कोई एक सर्जरी करवा ली तो मतलब आफ्टर 5 और 10 ईयर्स लेटर कि हमें फिर दोबारा से कोई एक ट्रीटमेंट उसके लिए करवाना पड़ेगा, या वो लाइफ टाइम के लिए हमारा फिक्स्ड हो जाता है? कुछ चीज़ें लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड होती हैं, बट जनरली फेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, फेस पे हमेशा एजिंग के कारण चेंजेस आते हैं। आप प्लास्टिक सर्जरी से किसी की शेप चेंज कर सकते हैं, उसका एज होना नहीं रोक सकते। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बिल्कुल फिट करता है जैसे फेस लिफ्ट के लिए। एज के साथ फेस सैग हो रहा है, आपने उसको लिफ्ट किया है, तो बट एज के चेंजेस तो होते रहेंगे ना, तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपका लिफ्ट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा, तो इसलिए उसकी ड्यूरेशन होती है। बट अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, जैसे हमने नाक की शेप चेंज की है, वो परमानेंट है, क्योंकि जो शेप चेंज कर दी है हड्डियाँ और स्किन आपका उसी शेप में रहना, वो परमानेंट रहेगा। तो ये प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इंसान फेस लिफ्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, मान लीजिए एक 55 ईयर ओल्ड ने अपना फेस लिफ्ट कराया, वो सेटिस्फाई हो जाता है। बट अगर वही इंसान मीडिया में होगा, उसकी तो परसिस्टेंट रिक्वायरमेंट है टू लुक यंग, तो उसको शायद 5-7 साल बाद फिर कुछ एड ऑन प्रोसीजर कराने पड़ेंगे।
क्योंकि आपकी स्किन तो एज करती रहेगी। सो मैम अभी जैसे आपने बोला कि वो मीडिया में रहे होंगे तो अपनी स्किन्स को टेक केयर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो करेंगे, तो आज के टाइम पे मतलब कितने % यंगस्टर्स या कितने % आपको लगता है कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी में इन्वॉल्व हैं या करवाते हैं? बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अब अगर आजकल की बात करें तो जैसे बॉयज़ हैं, अब जिमिंग के कारण या बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स एंड स्टेरॉइड्स वगैरह लेने के कारण, क्योंकि वो अपना बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उनमें जैसे एक गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आती है, तो वो बहुत कॉमन हो गई है। आज से 20 साल पहले ही शायद कोई अपनी गायनेकोमेस्टिया के लिए पूछने आता था, बट इट इज़ वेरी कॉमन यंगस्टर्स में कि हर कोई, अगर उन्हें ज़रा सा भी डाउट हो जाता है कि उन्हें गायनेकोमेस्टिया है तो वो सर्जरी कराने आएंगे, है ना। गर्ल्स में ये लाइपोसक्शन, नोज़ की शेपिंग, लिप्स की शेप, ये ज़्यादा कॉमन रहता है। तो बंदे का अपना ओरिएंटेशन, वो किस फील्ड में काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बट क्वेरीज बहुत आती हैं प्लास्टिक सर्जरी की। ऐसा नहीं है कि वो केवल मीडिया पर्सन पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है। कॉमन पीपल ऑल्सो हैव अवेयरनेस ऑफ इट। मैम प्लास्टिक सर्जरी में आपने बताया एक कॉस्मेटिक सर्जरी होता है और उसका बहुत छोटा पार्ट होता है कॉस्मेटिक सर्जरी, तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक के अलावा भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं इसको। तो रिकंस्ट्रक्शन किस चीज़ का करना होगा? जहाँ पे कोई डिफेक्ट होगा। डिफेक्ट या तो जन्म से होगा या एक्वायर्ड होगा। जन्म के डिफेक्ट में जैसे आता है कि किसी का लिप कटा हुआ है, अंदर पैलेट भी कटा हुआ होता है, कान की शेप डिफरेंट होती है, छोटे छोटे और हैंड में या फिंगर्स ऐसे जुड़ी हुई होती है ना, सेम पाँव में मतलब जो हो सकता है। बेसिकली कमियां होती हैं उनको ठीक उनको करता है। करेक्ट किया जाता है ताकि कोई फंक्शनल लॉस ना रहे उस बच्चे में। ओके। और मैम जैसे किसी ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है और उसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? नहीं, नॉर्मली ऐसा कोई ग्रॉस साइड इफेक्ट नहीं होता जिसे मैं कहूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी के कारण ये वो हो गया। रूटीन किसी भी सर्जरी में एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि जी थोड़ा ब्लीडिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले, या थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड रिजल्ट मिले, तो वो इस सर्जरी के साथ भी है। और मैम जैसे अगर सर्जरी मान लीजिए गलत हो गई तो फिर उसको ठीक भी किया जा सकता है? जैसे किसी की गलत नहीं हो, मैंने कभी ये नहीं कहा, ऐसे नहीं हो सकता कि आपने हो ठीक किया। जैसे हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज वगैरह देखे हैं कि उन्होंने अच्छा दिखने के लिए करवाई लेकिन अब उनका लुक और ज़्यादा खराब हो गया, तो उसको ठीक किया जा सकता है? उसको दोबारा ठीक किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप पर्टिकुलरली शायद कुछ हीरोइंस की बात करें जिनकी नाक खराब हो गई है ना, तो वो दोबारा ठीक हो जाती है। ओके। और मैम जैसे आपने बताया कि पतले हो सकते हैं सर्जरी से, तो सर्जरी से हाइट भी बढ़ सकती है? सर्जरी से हाइट बढ़ सकती है, बट वो मेरी फील्ड में नहीं आता है, वो ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड में आता है। मतलब पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटी हैं, बट इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी के पीछे मैडनेस का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, या आपको ऐसा ही देखना है। मेरे ख्याल से इंसान को ये एक्सेप्ट करना चाहिए अपने जो उनके एथनिक डिफरेंसेस होते हैं। भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के अलग फीचर्स, हाइट और बॉडी बिल्ड होता है। हमारे इंडिया में देखो तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा वैरिड है कि हर ग्रुप का एक अलग फेशियल फीचर्स, उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो इम्पॉर्टेंस हमेशा हेल्दी रहने पे होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी चीज़ को इम्प्रूव करिए। तीसरे नंबर पे आता है जब आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को ये भी कराना है, मुझे इस तरह का भी दिखना है, बट बहुत अनड्यू एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। मैम जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं, एक्ने होते हैं फेस पे, जो कि टेम्परेरी होते हैं और किसी किसी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो वो भी ठीक हो सकते हैं? वो ठीक हो सकते हैं, बट अगेन डार्क सर्कल्स सबसे कॉमन रीज़न है आप में आयरन की कमी है, नींद की कमी है। बच्चे सारी रात सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, उन लड़कियों के डार्क सर्कल्स कैसे ठीक कर सकते हो आप, है ना। एक्ने भी आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना होता है, आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना होता है। उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि आपके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस तो नहीं है गर्ल्स में उस एज में, एक पर्टिकुलर एज में, जैसे दे आर मोर प्रोन टू इट। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद जहाँ तक कॉस्मेटिक सर्जरी का रोल आता है ना, तो अगर एक्ने के पिट्स बन जाते हैं तो फिर हम उसे फेस को स्मूदन आउट करने के प्रोसेस करते हैं।
एक्ने ठीक करने के बाद। मैम एक बड़ा मिथ है प्लास्टिक सर्जरी का, पूरा हुलिया, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि उसमें दिखाता है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी करके पूरा हुलिया बदल डाला, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारा हुलिया बहुत डिपेंड करता है हमारे अंदर बोनी फ्रेमवर्क के ऊपर, है ना। तो पूरा एक हीरो से दूसरा हीरो बन जाता है, ऐसा नहीं होता। ये प्योर मिथ है। मैम जैसे आपने बताया कि बाय बर्थ या बाय एक्सीडेंट हम अक्वायर करते हैं कोई डिफॉर्मेशंस, तो हम उसको ठीक करते हैं प्लास्टिक सर्जरी से, तो हम कितने % तक उसको ठीक किया जा सकता है, चाहे वो बर्न के मार्क हों या फिर कोई और इश्यूज़ हों, वो एंटायरली ठीक हो जाते हैं या फिर? हर चीज़ पे 100% रिजल्ट नहीं मिलता। और मैं ये तो कहती हूँ कि जो नेचर ने चीज़ बनाई है उसको अभी सरपास करने में इंसान को बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल उसके जैसा नहीं बनते। हम ये बात करते हैं कि हम उससे के कितना पास पहुंच सकते हैं। कुछ सर्जरीज में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ना, और वो धीरे धीरे डिफरेंट टेक्निक से इम्प्रूव कर रहा है, बट कुछ में केवल फंक्शनल एस्पेक्ट को कंसीडर करके कॉस्मेटिक एस्पेक्ट को छोड़ भी दिया जाता है। जैसे मेरा मानना है, अगर हाथ चल रहा हो तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द हैंड। तो अगर इस पे कोई निशान है तो मैं अपने पेशेंट को शायद ये भी परसुएड कर दूंगी कि इसको मत कराओ। हाथ की मूवमेंट ही इम्पॉर्टेंट है, आपका काम करना ही इम्पॉर्टेंट है, उसके एक छोटे से निशान के पीछे आदमी को नहीं भागना चाहिए। मैम जैसे आपने बताया कि हमारा एक मिथ था कि पूरा फेस हम चेंज करवा सकते हैं, वैसे ही कोई और मिथ्स हैं जो जनरली लोगों को लगता है प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड बट वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, मतलब एनीथिंग मिथ रिलेटेड प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक इनके सर्जरी? मैं क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा। आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आया या जो भी पेशेंट आए तो वो क्या डिमांड रखते हैं, और वो किस तरीके के ऐसे भ्रांतियाँ जो मिथ्स होते हैं कि भाई ये हो जाएगा, तो कैसे आप सॉल्व करते हो? बेसिकली ये पूछना चाहते हो। अब देखो, सबसे पहले तो ये कि प्लास्टिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो इसमें यूज़ होते हैं, बट हाँ कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो कुछ चीज़ों में यूज़ होते हैं। नोज़ में यूज़ होता है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्रोसीजर है उसमें यूज़ होता है। आजकल देखा जाए तो जो ऐप बना के हीरोज घूम रहे होते हैं उसमें भी इम्प्लांट डले होते हैं, क्योंकि हमेशा परमानेंटली ऐप्स किसी के नहीं बने हुए होते। अच्छा, सबसे फनी डिमांड किसी ने की हो, किसी ने बोला हो कि ये करके दिखाइए? सबसे फनी डिमांड मेरे साथ अब तक ये रहा कि एक लड़का मेरे पास आया और उसने मेरे को कहा मेरे को अपनी नाक की शेप चेंज करानी है। तो आई आस्क्ड हिम कि आप बताओ क्या कराना है। तो उसने मुझे एक नाक दिखाई एंड फोटो काट के लाया हुआ था वो। दैट वाज फोटो ऑफ अ हीरोइन एंड ही सेड ऐसी नाक चाहिए एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा इसका पूरा फेस दिखाओ, तो उसने कहा ये उसकी नाक है। फिर मैंने उसका फ़ोटो खोल के उसको दिखाया। मैंने कहा आपके फेशियल फीचर्स उससे बिल्कुल मैच नहीं करते, मेल और फीमेल का डिफरेंस है, साइज़ का डिफरेंस है, आपका बोनी फ्रेमवर्क डिफरेंट है। अगर मैंने आपको इस तरह की नाक दे दी तो एक्चुअली में लोग आप पे हंसेंगे शायद। तो इस तरह के अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि आपका अपना फेस के फीचर्स क्या है, उसके प्रोपोर्शंस क्या हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में तो इतनी सारी एथनिक वेरिएशन है कि हर दूसरा आदमी अलग दिखता है आपको। तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे कॉन्टिनेंट का ये पर्टिकुलर फीचर है फेस का जो बोनी फ्रेमवर्क के हिसाब से जाता है। मैम जैसे हम प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपने बॉडी पे, अपने फेस पे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करवा रहे हैं, दैट इज़ समथिंग एक्सटर्नल। तो क्या इससे कुछ इश्यूज़ या डिजीजेस या ऐसे भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, लाइक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में भी? नहीं, कुछ चीज़ों के साथ आ सकती है। अब जैसे मैंने कहा नोज़ के साथ, तो उसमें कोई चेंज, उसमें कोई अनड्यू प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा गोरे होने पे वो करते हैं, फेस को बहुत ज़्यादा, या तो जैसे सिंपल ब्लीच जो घर पे गर्ल्स यूज़ कर लेती हैं, या कई तरह के और प्रोसीजर्स होते हैं, पील्स होते हैं, दवाइयाँ खाई जाती हैं, इंजेक्शन लिए जाते हैं। मैं शायद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। मेरा मानना ये है कि कलर डज नॉट डिफाइन ब्यूटी, ब्लैक्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप उनके फेशियल की फीचर और प्रोपोर्शंस पे जाओ तो इस समय शायद वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट मॉडल ब्लैक ही है। तो बहुत ज़्यादा वाइट कलर के पीछे भागने से, कई बार बहुत ज़्यादा केमिकल आपके स्किन पे यूज़ करने से आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप सब ने सुना हो तो माइकल जैक्सन बहुत गोरा होने की वो इच्छा रखता था, उसने जो भी प्रोसीजर कराए, बट ही सफर्ड फ्रॉम मल्टीपल स्किन कैंसर्स। बहुत सारे स्किन कैंसर्स उसमें से निकाले गए थे बॉडी में।
चाहे वो अपनी पोजीशन और उसके कारण से मैनेज कर रहा था, बट मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में कभी भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए। मैम, आप इस प्रोफेशन में कब से हैं और जब स्टार्टिंग में आई थी और आज कितनी चेंजेस आई हैं और क्या क्या नई टेक्निक्स आई? मैंने अपना प्लास्टिक सर्जरी का स्पेशलाइजेशन ख़त्म किया 95 में। उसके बाद से अब मुझे लगभग 30 इयर्स हो गए हैं। अभी हमारे इसमें रिफाइनमेंट जो आया है वो कुछ दवाइयों से रिलेटेड आया है कि कुछ चीज़ों की जो है वो बाय मेडिकल मीन्स हम करने लग गए हैं, सब में सर्जरी नहीं करते। जैसे फेस को सिंपल बोटॉक्स जैसी टेक्निक से रिंकल्स बहुत लंबे टाइम तक, मतलब फेस लिफ्ट की ज़रूरत को आगे किया जा सकता है, वो है। उसके अलावा रिफाइनमेंट्स ऑफ सर्जरीज तो काफ़ी हैं, जैसे एंडोस्कोपिक सर्जरी भी है। अभी तक रोबोटिक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आ पाया है, बट सर्जिकल रिफाइनमेंट्स ज़्यादा है। उसकी डिटेल्स में शायद आपको नहीं समझा पाऊंगी, बट ओवरऑल चेंज उसी तरह का है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जो इस प्लास्टिक सर्जरी में जिसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो सबसे बेहतर है? आजकल दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ टेक्निक अगले 2 महीने में पहुँचना चाहती है। केवल ये कहना चाहिए कि एक बार टेक्निक ईजाद होती है, उसको सेफ्टी मेजर्स से अगर आप उसे मेजर कर ले तो मेरे ख्याल से विद इन 6 months it spreads to the whole world through social media and through our conferences। कोई भी आदमी जब अपने केसेस प्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली किसी को वो अच्छा लगेगा तो वो उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। तो कोई भी अगर नई डेवलपमेंट आती है या नया सर्जिकल प्रोसीजर आता है, मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने के अंदर वो हमारे यहाँ पे इंडिया में हो रहा होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हो आप ये कह के कि कहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ओरिएंटेड हैं। तो जनरली इटली और फ्रांस की तरफ माना जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिकली कॉन्शियस हैं, बट मेरे को वहाँ की पॉपुलेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे लगता है हमारी पॉपुलेशन भी बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि जिस लोगों को लगता है केवल बहुत अमीर लोग या जो कि अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ के लिए आते होंगे, ऐसा नहीं है। मेरे पास बिल्कुल लेबरर्स के बच्चे भी हैं जो कि अपने लिए इतना ज़्यादा कंसर्न है कि उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। कुछ जैसे साइकियाट्रिस्ट ने मेरे पास 2-3 बच्चे भेजे, जबकि उनको सिग्निफिकेंट गायनेकोमेस्टिया नहीं था, मतलब उसमें वेट किया जा सकता था, पर वो बच्चा साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो रहा है और उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो रही है। तो फिर मुझे उस सर्जरी को साइकियाट्रिस्ट के कहने पे हमने सबने उसको समझा के किया कि शायद दिस मे बी अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है, ये आजकल सोशल मीडिया में एवरी क्लास इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट। बच्चों को ये पता चलता है कि ये पॉसिबिलिटी है तो वो उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। मैं बहुत सारे सवाल सबने अलग अलग प्रकार के पूछे। एक क्लोजिंग रिमार्क मैं आपका चाहूँगा। आजकल हम देख रहे हैं कि नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, ये दोनों वर्ड्स हर दिशा में, हर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, ये आपका ब्रेड एंड बटर है, हमें पता है, लेकिन वो आप यूथ को या किसी भी व्यक्ति को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई आपका कैसा भी अपीयरेंस है, आपके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि मैं मानता हूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी है जो भी है, लेकिन वो कौन सा स्टेज होता है लाइफ का, अगर आप बता पाएँ कि एक व्यक्ति के अंदर ये डाउट्स आते हैं कि मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ, ये दिख रही हूँ, फिर वो आपके पास अप्रोच करता है, तो वो फीलिंग क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऐसे इश्यूज़ को आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे कि आपकी जो अपीयरेंस है, आप जैसे हो, उसके प्रति आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए? जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक एज होती है जब ये कहा जाता है कि बच्चे को शीशे के सामने खड़ा होना पसंद होता है। तो ये तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि बच्चा अपने आप को एनालाइज करता है। अब उसका ध्यान मोस्टली मेरा ये मानना है कि बच्चे को लगता है कि मैं इससे बेटर हो सकता हूँ, या वो किसी और एक्सटर्नल चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, किसी फिल्म स्टार से, किसी स्पोर्ट्स पर्सन से, किसी से इम्प्रेस्ड है, तो वो उसके जैसा दिखना चाहता है। उस कंडीशन में पेरेंट्स का और पेरेंटिंग का रोल ये आता है कि उसे ये समझाए कि ये चीज़ कैसे अचीव की जा सकती है ना। बाकी अपनी एथनिसिटी, अपनी हाइट, अपने सोशल उसको देखते हुए ये बातें पेरेंटिंग पे आती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ये केवल कॉस्मेटिक सर्जरी पे अप्लाई करता है, अगर आप में कोई डिफेक्ट है तो पेरेंट्स से उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। जैसे मैंने कहा, सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल क्लेफ्ट लिप का, उस बच्चे की सर्जरी 3 महीने पे की एज पे हो जाती है।
आजकल हम उसको और जल्दी भी कर देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी करते हैं उसका स्कार उतना अच्छा आता है, और बड़े होंगे शायद दिखता भी नहीं है कई बार। तो वो तो पेरेंट्स ही जल्दी करा लेंगे। पर अगर बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है कि मेरे में ये कमी है, तो मुझे ये लगता है कि हमेशा आपको एनालाइज करना चाहिए सोशल एस्पेक्ट्स उसके, कि इस चीज़ के पीछे जाना चाहिए या अपनी लाइफ को बिल्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और अगर आप लाइफ में एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है कि आपने ये जो चाहते थे वो अचीव कर लिया, उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी भी कुछ हद तक जस्टिफाइड है। आप अपने लिए तो जी ही सकते हैं, तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो करिए, बट इट शुड नेवर बी अ बर्डन ऑन द फैमिली एंड द सोसाइटी। तो ये थी डॉक्टर सुनीता कौशिक जी, जिनका कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी आप करा सकते हैं, लेकिन ये तब तक सही है जब तक आप अपने अपीयरेंस को लेकर बोझ में ना रहे, बर्डन ना समझे उसको। और आज डॉक्टर सुनीता कौशिक जी ने सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।